चलो ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज, हेडिंग डाले इलेक्ट्रिक फील्ड। कल मेरा मैसेज मिल गया था तुम लोगों को, यह देखो, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज, असली में क्या, जैसे अपने कूलम्स लॉ पढ़ा, क्या पढ़ा, बहुत बेसिक बातें हुई जो शुरुआत में बहुत ध्यान से देखें अपन। जो अपन ने कूलम्स लॉ पढ़ा उसमें अपने फोर्स पढ़ा, फोर्स की वजह से K∗2/r², ये अपन अच्छे से जानते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन उसमें बहुत सारी वैरायटी करी, ये करा वो करा। सिर्फ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या समझने की कोशिश करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानो धरती माता पे एक बॉल छोड़ दो, क्या बॉल नीचे चली जाती है, कहां चली जाती है, नीचे चली जाती है, क्या अर्थ में से कोई हाथ निकल के आता है, नहीं। इसका मतलब अर्थ कोई एक टाइप की ऐसी फील्ड जनरेट करती है जिसे अपन ऑरा बोल सकते हैं। ऐसे नहीं बोलते यार इस आदमी का ऑरा तगड़ा है, या अपन किसी लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी कुछ इस प्रकार की बात है। खैर उस पर अपन नहीं जा रहे हैं अभी। पर रियलिटी में हम, जैसे मान लो एक चार्ज है, मैं चार्ज हूं और ये भी चार्ज है, हम दोनों के बीच में रिपल्शन है, पर मैंने इसे टच, इसका मतलब मैं कुछ ऐसा जनरेट कर रहा हूं जिसकी वजह से इसमें फोर्स, जो चीज में जनरेट कर रहा हूं, हम दोनों में फोर्स है, वो कूलम्स लॉ है, हम दोनों में फोर्स है वो। फिर हमने सोचा कि असलियत में ये ऐसी क्या चीज जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से इसमें फोर्स, जो फोर्स लग रहा है वो हम स्टडी कर चुके हैं, क्लियर है। पर जो मैं जनरेट करता हूं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाता है, नाम। अच्छा उसे डिफाइन कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू। जैसे मान लो कि एक चार्ज है ये Q, ठीक, इसके आसपास है, समझ लो इसका ये घेरा है, मतलब ये तो कुछ तो ऐसी चीज जनरेट करता है जिसकी वजह से अगर इसके पास कोई टेस्ट चार्ज लाया जाए, क्या चीज, टेस्ट चार्ज का मतलब अपन समझ लें कि टेस्ट चार्ज इसलिए बोला जाता है, ना बोले यार टेस्ट चार्ज इसलिए बोला जाता है कि भाई अपन टेस्ट करने के लिए लाए उसमें टेस्ट चार्ज बोला जाता है। मान लो इस Q की पेरिफेरी में मैं टेस्ट चार्ज लाऊं, क्या इसमें फोर्स लगेगा यार, हाँ ना बोल, और बढ़िया, यानी इसकी वजह से इसमें फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ऐसे फोर्स अपना लगने वाला है, फोर्स ऑन Q0, फोर्स ऑन ड्यू टू Q, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ये अपना फोर्स हुआ। ये जो फोर्स हुआ है तो कूलम्स लॉ से आया, किससे आया, बट ये फोर्स इसके किसी एक ऐसी चीज की वजह से आया जो इसने जनरेट करी और जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगा। जो ये चीज जनरेट करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं सर, ये कैसी होती है, ये अदृश्य है। अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखा, लाइट को अपन ने फिर भी देखा, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट है, बाकी इसके अलावा अपन ने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी नहीं है एज सच, बट उसका एहसास हमने, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक तरह से अदृश्य चीज है। कैसी चीज है, तो उसका स्वरूप हमें एक मानना पड़ेगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम पे। किसके नाम पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम पे अपन उसे पढ़ेंगे, इसमें कोई शक वाली बात है, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी जो समझो कि एक चीज है जिसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करता है उसे कैसे डिफाइन करा गया, उसे कैसे डिफाइन करा गया समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स on test charge, force on upon test charge। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करी गई, फोर्स ऑन अपॉन टेस्ट चार्ज, मतलब क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या चीज, अगर आप बहुत ध्यान से समझो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम रख दूं, क्या रख दूं, आवाज नहीं, क्या रख दूं, 1 कूलम, अगर 1 कूलम रख दूं तो उसमें जो फोर्स लगेगा क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, वही क्या कहलाएगी, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं ई से, किससे, ई से, ई वेक्टर, क्या चीज, आवाज नहीं, क्या चीज, कैसे लाया, तो ऐसे आ गया, कुछ तो लाया होगा 10-20 रुपए, मोबाइल लाया है, खैर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q अपॉन Q0। पहले जो मैं बोला चमका, सो बेसिकली इट इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसकी यूनिट देखो तो होगी न्यूटन पर कूलम। ये वेक्टर की स्केलर, वेक्टर स्केलर, मैं तो कह रहा हूं कभी कंफ्यूज मत होना। अगर आप ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन टेस्ट मास, फोर्स ऑन अपॉन मास। अरे तो फोर्स अपॉन मास तो एक्सेलरेशन होता है, तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हो ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। ग्रेविटेशन के केस में सोच ऐसे फॉर्म होते हैं G m1m2/r², जैसे क्यों ग्रेविटेशन 12th में पढ़ाते हैं जबकि 11th में मेंशन्ड है, वो गलत जगह प्लेस्ड है। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा कौन होता है,
क्योंकि इसमें फोर्स होता है k q × r स्क्वायर और उसमें होता है gm1m2 बाई। तो जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे ना तो जो इसके 15 लेक्चर है उसके अलग चीज अलग पढ़ाएंगे, बाकी इसके 15 लेक्चर और 15 मिनट में पढ़ा देंगे। बोलोगे रिप्लेस g बाई k बाई माइनस g, k बाई एंड q1 q2 बाई m1 m2, सब वैसा का वैसा ही, कुछ अंतर आने वाला खैर वो मैं बोलता। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में तो फोर्स अपॉन मास आएगा तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, वही ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। आप कंफ्यूज मत हो, आप ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को कभी भी निकालनी है तो इसका मतलब क्या है, मैं वहां पे 1 कूलम रख दूं, क्या रख दूं, और क्या फोर्स निकाल सकता हूं यार, हाँ ना बोल। और अगर फोर्स निकाल सकते हो तो कोई कष्ट वाली बात मुझे लगा तो मैं आया, अरे आया कि नहीं आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से फायदा क्या था मैं आपको पहले समझाता, पहले अपन एक बात समझे। अगर मुझे कभी भी फोर्स निकालना है तो क्या फोर्स ऐसे लिखा जा सकता है Q0 × E, अरे क्या लिखा जा सकता है। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगी, क्या पता होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम्स के बारे में। जैसे मान लो इस कमरे में 100 चार्ज लगा रखे, क्या लगा रखे, किसी ने 100 चार्ज लगा दिए और चिपका दिए अलग अलग, कुबाज 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 कुबाज, और आपको बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, कितनी है, तो तू समझ गया अगर 1 कूलम रखूंगा तो 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, और 2 कूलम रखूंगा तो ऐसे। अरे यार हाँ ना बोल। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सिस्टम्स डिफाइन करी जाती है ताकि हम चीजों को आसान कर पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है वेक्टर है, स्केलर है वेक्टर है, स्केलर है वेक्टर है। अच्छा, कभी कभी आपको जब ऐसे डिफाइन करा जाता है तो ऐसे भी लिखा जाता है कि Q0 टेंडिंग टू 0, ऐसे इसलिए लिखा जाता है, इससे कोई खास लेना देना नहीं है। Q0 इज अ टेस्ट चार्ज विच इज टेंडिंग टू 0, वो इसलिए लिखा गया है ताकि Q0 की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इफेक्ट, बस और कोई कारण नहीं है, इससे कोई खास आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो मैं बोला क्या चमका यार, आवाज ये हाँ ना बोल, कोई बुरे वाली बात। तो Q0 टेंडिंग टू 0 और F बराबर Q0 E, F बराबर Q0 E। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो मेरे से पूछा जाए अगर ये पॉइंट चार्ज है तो यहां से r दूरी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। वेक्टर फॉर्म में समझा था, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही मेरे से पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैं समझ गया कुछ नहीं करना, 1 कूलम चार्ज रख दो, क्या रख दो, जो 1 कूलम पे फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी गई यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से, K Q R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब। आपको वेक्टर फॉर्म याद है कि आप भूल चुके हो, याद है कि भूल गए, याद है भूल गए, पक्की बात, सोच लो। R वेक्टर का हेड कहां पे होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। क्यू को कैसे रखेंगे, साइन के साथ, बिना साइन के साथ। अच्छा, साइन के साथ का मतलब ये अपने को समझ में आ गया। तो बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर एक कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नीट्यूड वाइज Q बाई R स्क्वायर होती है, और अगर वो पॉजिटिव है तो भाई साहब दूर जाती हुई, और अगर नेगेटिव है तो यार मुझे लगा तो मैं आया, और वेक्टर फॉर्म में तो ऐसा, इसमें कोई परेशानी वाली बात। अरे भाई हाँ ना तो बोल। अगर अपन बहुत ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट। आपको कभी भी अगर सीखना है तो आप एक बात समझ लें कि 1 कूलम चार्ज रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, कोई परेशानी वाली बात। मुझे लगा तो मैं आया कि नहीं आया, इतना उतार फिर आगे बढ़ते हैं। अली गुली मिर्जा, लास्ट टाइम क्यों गायब थे आप, उतार लिया गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है ना। आइए अपने शब्दों में चाहो तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी निकालनी हो वहां पे 1 कूलम चार्ज रखो और फोर्स निकाल लो, है ना। अब सुनो, अब पता है मैं आपको 2-4 चीजें बता रहा हूं जो आपको समझना है कि मैं आपको नहीं कराऊंगा। ध्यान सुन, ये देख, जैसे अपन ने कूलम्स लॉ में शुरुआत करी थी वैसे ही वापस यहां पे सारे सवाल आ सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतारो मत कुछ भी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे है तो 1 कूलम पे ही फोर्स यार,
है कि नहीं? इसे माइनस कर दो, क्या सवाल कर सकते हो? हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन कुछ भी बनाओ, क्या सवाल कर सकते हो? क्या 3D में वो सवाल कर सकते हो? अरे वेक्टर फॉर्म याद है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछो, वो पूछो, एक ही बात है भाई, भूल गए तुम लोग यार। अरे है कि नहीं? है कि नहीं? तो सब पुराना रिपीट टेलीकास्ट है, उसमें कुछ नया नहीं आता वापस। मान लो मैं आपसे मैथ्स वाला सवाल जोड़ना चाहूँ तो यहाँ पर रख दूं 1 कूलम 1 मीटर पे, फिर -2 कूलम, याद है? 2 मीटर पे, फिर 3 कूलम 3 मीटर, कुछ याद है? गैलन की सीरीज बनी थी। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली नथिंग बट इट इज अ फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। तो फिर सारे सवाल जो आपने बेसिक वहां पे करो सब यहाँ आ सकते हैं, वो सब जैसे याद कर, मैंने आपको इसके साथ जोड़ा था, याद करना इंटीग्रेशन के साथ जोड़ा था, लैम्डा कूलम पर मीटर, याद है? भूल गया है? याद है? ये दूरी पे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? फोर्स निकालना है 1 कूलम पे। कैसे करेंगे इस सवाल को? एक्स पे जाके dx, भूल गया? तो ये सारी बातें जो अपन ने कहां करी थी? फोर्स में। कहां करी थी? तो दोबारा यहां पे रिपीट हो सकती है, उसमें कोई खास बात। इस बार सिर्फ आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी तो आपको उसको निकालना आना, कुछ लगा नहीं तुम्हें आया? क्या ये वाले वापस कराऊं या क्लियर है एकदम? पक्की बात, कोई लॉजिक नहीं होता उस बात का। अपन इसमें अच्छी सिस्टम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, बेसिकली हमें डिफरेंट सिस्टम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आनी। तो मैं वो सिस्टम्स नहीं ले रहा हूं अब जो मैं कूलम्स लॉ में ले चुका हूं। अब मैं वो सिस्टम लूंगा जो मैंने कूलम्स लॉ में नहीं लिए है ना। कूलम्स लॉ में ले चुके तो वापस रिपीट है, बस क्यू की जगह 1 कूलम पे फोर्स निकालना है, उसमें कोई खास बात। मान लो मैं आपसे पूछूं कि चार्ज इज प्लेस्ड एट 5 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट 2,5, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,6,7, क्या निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? के क्यू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, आर वेक्टर का हेड वहां पे होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। और क्यू को कैसे रखेंगे? पक्की बात। क्या मेरी बात क्लियर है? सोच लो, याद करने और वेक्टर फॉर्म में बहुत सारी बातें कर दी। ऐसे अपन ने स्क्वायर पिरामिड लिया था, कुछ याद है? भूल गया है? मान लो मैं यहाँ पे क्यू 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 रख दूं, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? क्या सही बोलो, क्या सबसे पहले ओरिजिन मानेंगे? कहाँ मानेंगे? याद है कि भूल गया है? फिर मैंने उसका क्यूब वाला भी कराया था, बहुत सारे सवाल मैंने आपको याद करो तो एक ऐसे घड़ी वाला सवाल कराया था 12 कूलम, वो सब वापस दोबारा रिपीट करे जा सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर सपोज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम्स, बिकॉज इफ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये हमें इंश्योर करेगा कि हम कोई भी चार्ज आप वहां पे रख दे तो फोर्स निकालना बड़ी बात, क्योंकि फोर्स सिंपली होता है QE। क्या होता है? और हमें E पता है तो फोर्स निकालना बड़ी बात नहीं। बोलो क्लियर है? तो जब भी कोई चार्ज सिस्टम बनाया जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दी जाती है ताकि हमें पता हो कि इसके आसपास क्या क्या फोर्स। आवाज नहीं आई? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है यार? हाँ ना बोलना पड़ेगा ना। अब हम डिफरेंट अलग तरह के सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की चर्चा करते हैं जो आगे भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। चलो लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। ये तो पहले ही पढ़ा था, नहीं थोड़ा सा अलग ध्यान दिया। अब थोड़ी देर पेन पेपर बंद कर दें और सुने इस प्रूफ को, फिर बिना देखे उतारेंगे, है ना। कॉपी के बीच में पेन रखो और पेन बंद कर दो, मतलब सॉरी कॉपी बंद कर दो, है ना। आइए मान लेते हैं कि ये हमारी रॉड है, लैम्डा कूलम पर मीटर। कितनी? मान लो हमें यहां से d दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? d दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर हमें d दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिया गया है कि भाई ये एंगल जो है ना, ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मुझे तो कूलम्स लॉ ही आता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो ही आता है, K/r²। कैसे तोड़ के करना पड़ेगा कि डायरेक्ट?
क्या रॉड को तोड़ना पड़ेगा? कैसे पॉइंट चार्ज में तब्दील करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए आती है, जो होती है KQ/R² और सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज। क्या ये बात मैं पहले समझा चुका हूं? तो क्या मुझे इस पूरी रॉड को क्या बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस में तोड़ना पड़ेगा? बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस में नहीं आया, अरे है कि नहीं? बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस में तोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया साहब, अच्छा भाई, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। इधर देख, अब क्या करें? अब क्या करें? θ1, θ2, d, लैम्डा क्या करें? कैसे तोड़ते रॉड को? कैसे तोड़ू रॉड को? दो तरीके से तोड़ता हूं, आपको समझ आएगा। देख, y पे जाके dy का एक एलिमेंट ले, या फिर थीटा पे जाके d थीटा का एक एलिमेंट ले। नहीं आया। इस y पे जाके dy का जो एलिमेंट ले रहे हो उसमें छोटा सा dq चार्ज कितना है? लैम्डा dy, लैम्डा, आवाज नहीं आई, लैम्डा। ध्यान से सोचो तो डायग्राम ऐसे देखा जा सकता है कि यहां से d दूरी पर, y दूरी पर एक dq चार्ज रखा हुआ है। उस dq की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आवाज नहीं, बोलो, किधर होगी? किधर होगी? क्या ऐसे टेढ़ी होगी? मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो क्या ये भी थीटा है? अरे नहीं आया। क्या इस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी? DE इक्वल्स टू KQ, Q का मतलब DQ और DQ की वैल्यू मतलब लैम्डा dy बाई कौन सा R²? d² प्लस, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? d sec थीटा। क्यों लिख रहा हूं? तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी। अरे हाँ ना तो बोल, कैसे लिख सकता हूं? तो लिखा जाएगा d² sec² थीटा। प्रूफ को ध्यान सुनो, ऐसा ही प्रूफ मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, सेम टाइप ऑफ प्रूफ। k लैम्डा dy बाई d² बाई sec² थीटा। अच्छा, पहली बात हम जानते हैं कि हम ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, फिर उन्हें क्या करेंगे? इंटीग्रेट। क्या करेंगे? अच्छा, जिस चीज को इंटीग्रेट करोगे वो स्केलर है, वेक्टर है? वेक्टर। तो डायरेक्ट जोड़ लोगे कि सोचना पड़ेगा? अच्छा, सोचने में कुछ सामने आ रहा है क्या? तोड़ के जोड़ूं कि डायरेक्ट? ऑन चेंजिंग द एलिमेंट के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, यस और नो? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, इट मींस तोड़ के जोड़े कि डायरेक्ट? तोड़ के डायरेक्ट, तोड़ के डायरेक्ट। सोच लो, पक्का, गारंटीड। ओ हो, तोड़ के जोड़ लो। तोड़ कमले से दो कंपोनेंट कर लो, एक कंपोनेंट इधर, इसे मान लो E, ये इधर मान लो तो अपन ऐसे लिखते हैं पहले, DE cos थीटा, और इधर देखो तो DE sin थीटा। यानी कि अगर मैं बहुत ध्यान से तो मुझे समझ में आएगा कि एक कंपोनेंट आएगा विच इज E परपेंडिकुलर। मैं E परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूँ? E हॉरिजॉन्टल भी बोल सकता हूँ। E परपेंडिकुलर इसलिए कि ये वो कंपोनेंट होगा जो किसके परपेंडिकुलर होगा? रॉड। तो E परपेंडिकुलर इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा एंड E पैरेलल इज बेसिकली कंपोनेंट इंटीग्रेशन ऑफ DE sin थीटा। पहले तो क्या जो मैं बोला चमका? E परपेंडिकुलर और E पैरेलल। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अब इंटीग्रेट भी करने वाले, पर इंटीग्रेशन करते हुए मुझे एक बात का एहसास हुआ कि साला ऊपर y वेरिएबल है और नीचे, तो इनमें अगर इंटीग्रेशन करना है तो क्या एक ही वेरिएबल होना? तो या तो y पता हो थीटा के टर्म्स में, या फिर थीटा पता हो। चलो भाई इधर देखते हैं, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो आप लोग। क्या अपन लिख सकते हैं? tan थीटा इक्वल्स टू y बाई डी, यानी कि क्या y इक्वल्स टू d tan थीटा। बोल यस और नो। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? डिफरेंशिएट करोगे तो dy इक्वल्स टू d tan थीटा का डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया, sec² थीटा इंटू d थीटा। इस dy के लिए उठा के यहाँ रख सकते हैं क्या? अगर रख दोगे तो एक d ने d को मार दिया, sec² थीटा ने sec² थीटा को मार दिया। ध्यान से देखो तो क्या बचा? k लैम्डा बाई d थीटा। अरे यार, k लैम्डा बाई d थीटा। अगर यहाँ आ जाओ तो आपको फिर दिखाई देगा कि इंटीग्रेशन k लैम्डा बाई d इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। बोल यस और नो। इन द सेम में यहाँ पे दिखाई देगा k लैम्डा बाई d इंटीग्रेशन sin थीटा d
डी थीटा। बोलोगे यहां तक पिक्चर एकदम क्लियर है? चलो और बताओ अब कि थीटा की लिमिट कहां से कहां तक? सब लोग बताएंगे। थीटा 2 की लिमिट, मतलब थीटा की लिमिट, सॉरी, थीटा की लिमिट वहां से चालू होगी जहां से कि रॉड चालू हो रही है, और खत्म वहां होगी जहां पे, पक्की बात, सोच लो। चलो बताओ। माइनस थीटा 2 से थीटा 1, क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या रॉड तब चालू हो रही है जब एंगल थीटा है, तो थीटा 1 है थीटा 2 है, प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 2। माइनस क्यों बोले तुम? अपन ने थीटा लिया था ऊपर, जबकि ये कहां से चालू हो रही है, इसलिए। तो लिमिट लगाई गई माइनस थीटा 2 से थीटा 1, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। बोलिए सॉल्व लो। मुझे लगा तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया सब। के लैम्डा बाई डी माइनस थीटा 2 से थीटा 1 cos थीटा डी थीटा। अच्छा, cos थीटा का इंटीग्रेशन, अच्छा इसमें कंफ्यूजन है। cos थीटा का इंटीग्रेशन नहीं, इसमें तो सोच, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा रखोगे तो के लैम्डा बाई डी साइन ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा 2। अरे भाई हाँ ना बोल यार। साइन ऑफ माइनस थीटा 2 इज माइनस साइन थीटा 2, यानी कि कितना आया? के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अरे भाई हाँ ना तो बोल। कौन सा कंपोनेंट है ये? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? किसके परपेंडिकुलर? रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, कोई बुराई वाली बात नहीं। इधर आ जाओ भाई। इधर अगर अपन लिखेंगे ई पैरेलल कंपोनेंट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कोई बुराई वाली बात। तो देख क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। एक स्टेप बीच में खा गया हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले था जो मैं बोला चमका। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने, कौन कौन से? ई परपेंडिकुलर और ई और वो डायग्राम, तब तो अपन इसे अप्लाई कर पाएंगे, वरना अप्लाई। तो असलियत में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड का जो फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर? हो गया क्या? अरे पक्का। के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 और के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोलो क्लैरिटी है एकदम? अरे पक्का, सोच लो। बहुत बढ़िया। अब बेसिक बात, एक तो फॉर्मूला विद प्रूफ याद, आवाज नहीं आई है ना? एक तो ये काम, दूसरे काम अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं, इसे अप्लाई कैसे करते हैं, है ना? ऐसे जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ना, तो अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस आई। ऐसे ही अप्लाई करा जाएगा, तब भी यही बातें बोलूंगा दोबारा, ध्यान रखना एकदम। खैर, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक वायर है, देखो ध्यान से, छोटी छोटी बातें। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी a है। कितनी है? a। बोलो क्लियर? चलो, और एक और वायर है, ध्यान से देखो, उसमें ये एंगल 30 है, ये भी 30 है, लैम्डा कूलम पर मीटर, यहां भी ये लैम्डा कूलम पर मीटर, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी a है। बोलो क्लियर? पर आवाज नहीं आई है ना? चलो मुझे बताओ, इसमें अब हमें दोनों में फॉर्मूला लगाना है, हमें दोनों में फॉर्मूला लगाना है। इसमें अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो डी की वैल्यू क्या होगी? छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं, बोल। ए, इसमें डी की वैल्यू, इस सवाल में ए की वैल्यू पक्की बात? ओके। इसमें थीटा 1 की वैल्यू, थीटा 1 की वैल्यू, आवाज नहीं, थीटा 1 की वैल्यू 60। इसमें कहां से लेते हैं थीटा 1? परपेंडिकुलर से। प्रूफ देखो ध्यान से, कहां से लेते हैं? जो हमने प्रूफ करा उसमें तो परपेंडिकुलर से लिया है ना? लिया है कि नहीं लिया? बहुत बढ़िया। थीटा 1 60,
लोअर एंड से नहीं है θ1, कौन से, कहां से, तो परपेंडिकुलर से अभी भी अपर एंड का एंगल 60 ही है। अच्छा θ2, या θ2 क्या लिखूं, -30 + 30, -30 + 30 + 30। अरे माइनस ही ले चुके हो प्रूफ के दौरान। अरे माइनस तो तुम किसके दौरान लिया ना तुमने, -θ2, वापस -30 रख दोगे। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो 30 की -30, जीरो हो सकता है। बोलो बोलो बोलो, कंफ्यूजन होता है इसलिए तो सवाल करा रहा हूं। ध्यान से देखो तो θ2 एंगल लिया गया कहां से, नॉर्मल से, और उल्टी डायरेक्शन में। किसमें, किससे उल्टी डायरेक्शन में, जिसमें θ1 लिया था। उल्टा चलना चालू करो, लोअर एंड आने में कितना एंगल लगा, 330। कितना लगा, या तो 330 लिख दो या -30 लिख दो, एक ही बात है। -30 इसलिए क्योंकि जैसे हमने प्रूफ में लिया था, हमने 30 वैसे लिया या उसको उल्टा लिया। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया, पहली बात ध्यान समझ ले, मैं 2 ही सवाल कराऊंगा और ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा इसके सारे, बहुत सारे नहीं कराऊंगा एक जैसे। अब ध्यान सुन, 2 बात तो समझ में आ गई कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। जैसे ही मैं इनकी वैल्यूज रखूंगा, क्या मेरे पास E परपेंडिकुलर E पैरेलल मैग्नीट्यूड में आ जाएगा? बेकार रिस्पॉन्स। बोल है कि नहीं यार, आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ इसका E परपेंडिकुलर किधर होगा, राइट लेफ्ट? इसका E परपेंडिकुलर, अरे E परपेंडिकुलर निकाल लिया, किधर है, राइट लेफ्ट? तूने क्यों बोला राइट? सिर्फ लग रहा है। अरे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, तो दूर जाता हुआ आएगा, पास आता हुआ, और माइनस होता तो लॉजिक है। बोलो है कि नहीं? तो इसका E परपेंडिकुलर इधर है, इसका E परपेंडिकुलर, इसका E परपेंडिकुलर, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इसका E पैरेलल, नीचे ऊपर, नीचे क्यों? लॉजिकली सुन, अगर ये एंगल बिल्कुल बराबर 30-30 होता तो बताओ हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता? 0, क्योंकि ऊपर वाला क्या नीचे वाले को मार देता, पर इसके ऊपर 30 और है, इसका मतलब क्या, इसका कंपोनेंट ऐसे आएगा, जिसका वर्टिकल क्या नीचे आएगा। मतलब बड़ी वाली साइड के अपोजिट क्या आता है, बड़ी वाली साइड के अपोजिट आता है अगर चार्ज पॉजिटिव हो। अगर चार्ज, कोई खास बात नहीं है, कॉमन सेंस से समझ में आता है, कोई रॉकेट साइंस। तो इसका E पैरेलल इधर, इसका E पैरेलल, इसका E पैरेलल, इसका भी E पैरेलल। ये सिर्फ 2 सवाल नहीं है, ये फॉर्मूले को अप्लाई करने की एक सोच है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने चाहिए कि D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, D इज द, आवाज D इज द। सेकेंड पॉइंट, θ1 and θ2 should be taken from perpendicular, should be taken from, θ1 and θ2 should be taken in opposite sense, θ1 and θ2 should be taken from, and direction of E perpendicular should be taken by buddhi, should be taken by or common sense which is uncommon, है कि नहीं? तो क्या 4 चीजें ध्यान, फॉर्मूले तो हो सकता है कईयों को याद हो, फिर से इंपॉर्टेंट पर्सन है, D इज द
perpendicular distance from that, theta and theta 2 should be taken from the perpendicular and should be taken in opposite directions, and direction of E perpendicular E parallel should be taken by common sense. कौन सा सेंस? क्या पिक्चर क्लियर है? 100%. ये उतार लो और फिर जो मैं लिखा रहा हूं लिख लो. दो इलस्ट्रेशन क्लैरिटी लाते हैं. अब इसका एक आध स्टैंडर्ड रिजल्ट और, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड. ध्यान से देखें इधर, मैं कह रहा हूं अगर इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर, और यहां से डी दूरी पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाने के लिए बोला जाए तो क्या होगी? इनफाइनाइट है, अनंत से लेकर अनंत तक. स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना करना पड़ेगा अपने को. बोल, फॉर्मूला अप्लाई करना है तेरे को. लॉजिकली सोचो, अगर इनफाइनाइट है और डी दूरी पे निकाला जाए, व्हाट इज थीटा 1, व्हाट इज थीटा 1, व्हाट इज थीटा 2, व्हाट इज थीटा 1 90, व्हाट इज थीटा 2. पक्की बात, कौन सा कंपोनेंट जीरो हो गया? पैरेलल. बचा कौन सा? परपेंडिकुलर. कितना बचा? 2k लैम्डा बाई डी. ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो कोई बुराई. अरे यार हाँ ना बोल, खूब काम में आएगा. लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर, तो हमेशा अपने को ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करनी पड़ेगी. 2k लैम्डा बाई डी. अगर पॉजिटिव है तो दूर जाते हुए और नेगेटिव है तो पास आते हुए. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. E परपेंडिकुलर टू 2k लैम्डा बाई डी. और देखो भाई, और बातें करते आइए सन्नाटो. देखो इधर देखो, आओ. अच्छा, ये इनफाइनाइट वायर कितने पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इनफाइनाइट वायर असलियत में होता है क्या? सोच के देखो, अनंत से लेकर अनंत तक सोच के देखो, इनफाइनाइट वायर होता है क्या? अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन एस्थेटिक्स में. इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. असलियत में, रेस्पेक्ट में ध्यान समझते हैं, इनफाइनाइट वायर होता नहीं है. तो व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट? इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म. क्या मेरी उंगली इनफाइनाइट हो सकती है? यस. कैसे? जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैं एक 1 मीटर का वायर लूं, कितने का? एक. हुआ ठंड लग रही है? हो गए. तो 1 मीटर, क्या चीज? 1 मीटर से मान लो मैं आपसे बोलूं कि 1 mm दूरी पे मिडिल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 mm इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो. सो व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट थीटा 1? कितना? कितना? थीटा 1 कितना होगा? 90. थीटा 2, थीटा 2. अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2k लैम्डा बाई डी होगी कि नहीं होगी? पक्की बात. इसे मान लो d, इसे मान लो l. अगर l इज ग्रेटर देन d, क्या दिस कैन बी अप्लाइड? This can be. So infinite is a relative term. Infinite is a, उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई डी. पॉजिटिव हो तो दूर जाते हुए और नेगेटिव हो तो पास आते हुए. अपने को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए. ऐसे ही कभी कभी सेमी इनफाइनाइट वायर की भी निकलवा लेते हैं, हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पर सीख लो उसमें कौन सी खास बात है. सेमी इनफाइनाइट वायर. सेमी इनफाइनाइट वायर जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एक तरफ अनंत है और एक तरफ अनंत नहीं है. ये डी है, ये लैम्डा कूलम पर मीटर है. चलो बताओ, थीटा 1, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 2 जीरो. तो कौन सा कंपोनेंट जीरो हुआ? कोई भी कंपोनेंट जीरो. बोलो ई परपेंडिकुलर कितना हुआ? ओरली बोलो यार. के लैम्डा बाई डी. ई पैरेलल, ई पैरेलल, ई पैरेलल. अरे फॉर्मूला रख सकते हो ना? के लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 माइनस cos 0 की वैल्यू
1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये कंपोनेंट भी आया k लैम्डा बाई डी। तो इनफाइनाइट वायर ही ज्यादा पूछा जाता है वैसे तो, वही याद होना चाहिए, पर सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में पूछ ले तो हमें परेशान होने की जरूरत, मुझे लगा नहीं तो मैं आया उतार। चलो एक सवाल कर दो। ऐसे एक वायर है अनंत से लेकर अनंत तक, पर बेंड कर दिया अपन ने ऐसे, हियर इससे a, दूरी पे एक पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आई कैप जे कैप की टर्म्स में बता सकते हो। सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है, अकल लगाओ अपने आप दिखेगा तुम्हें। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो इस वाले वायर के लिए θ1 कितना है 90 और θ2 45। तो जो इसके लिए E1 होगा और E2 किधर आएगा नीचे, इस वाले वायर के लिए θ1 होगा 90 और θ2 होगा, ये चमका नहीं मैं क्या कह रहा हूं, पहले इस वायर के लिए लिखते हैं। चलो E1 की वैल्यू कितनी है k लैम्डा बाई डी साइन 91 प्लस 1 बाई रूट 2, यस और नो। इन द सेम वे E2 कितना है k लैम्डा बाई डी cos θ2, cos θ2 का मतलब 1 बाई रूट 2 और cos 90 का मतलब, तो ये E2 हो गया। बोलो सही बोल रहा हूं क्या? अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो इस वायर के लिए भी θ1 90 है और θ2 45, पर इसके लिए जो E परपेंडिकुलर होगा क्या वो ऊपर होगा, मतलब इसके लिए E1 ऊपर और E2 पीछे। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया, अरे हाँ ना तो बोल। तो इसके लिए E1 ऊपर और E2 पीछे, यानी कि आप लॉजिकली सोचो तो हॉरिजॉन्टल में बचेगा E1 माइनस E2 और वर्टिकल में भी बचेगा E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 करो तो k लैम्डा बाई डी रूट 2 वाली टर्म बचेगी, कट जाएगी, तो बचेगा सिर्फ कितना, तो k लैम्डा बाई डी इधर, k लैम्डा बाई डी इधर, कुल मिला के रूट 2 k लैम्डा बाई डी। प्राण प्रखेरु, कोई खास बात नहीं, ढंग से सोचो। और देख, मैं इसमें थोड़े फोर्स से सवाल बताता हूं आपको। देख एस्टेम मिला के k लैम्डा बाई डी 1 बाई रूट 2 k लैम्डा बाई डी, ये तो ठीक है हो गया। मान लो मैं आपको बोलूं कि ये एग्जांपल करते हैं, ऐसे इनफाइनाइट वायर है, लैम्डा कूलम पर मीटर, यहां से d दूरी ऊपर एक चार्ज रखा है, चार्ज q मास m, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है, इक्विलिब्रियम क्यों हो सकता है, पहले सोचो। ये वायर इस पे फोर्स किधर लगा रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लैम्डा बाई डी, और चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज क्यू से कर सकते हैं ना, तो 2k लैम्डा बाई डी इंटू क्यू, ये फोर्स किधर है ऊपर, तो नीचे क्या लग रहा है, क्या बैलेंस हो सकते हैं? अगर बैलेंस हो सकते हैं तो इक्विलिब्रियम बोला हूं। अब मान लो कि मैं इस पार्टिकल को थोड़ा सा ऊपर हिलाऊं, तो mg बढ़ेगा घटेगा, mg होता ही रहेगा, और 2k लैम्डा क्यू बाई डी, तो नेट किधर बचेगा, तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, तो टाइम पीरियड पे चर्चा करी जा सकती है। तो डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो। एसी बंद कर दिया जाए, ठंड हो रही थोड़ी ज्यादा।
दोनों सवाल लिखो। इफ चार्ज Q is slightly displaced perpendicular to the wire and released, if charge Q is slightly displaced perpendicular to the wire and released, then find out the time period of oscillation. Then find out the time period of oscillation. अब SHM आपको आना चाहिए, SHM के प्रोसीजर सिखाए गए होंगे, वो है आइए सन्नाटो। इक्विलिब्रियम क्या चीज? चार्ज Q मास M लैम्डा कूलम पर मीटर D। इधर देखें, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं, पहली बात इक्विलिब्रियम रिलेशन, कौन सा रिलेशन? क्या इक्विलिब्रियम रिलेशन में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 2K लैम्डा Q बाई D इक्वल्स टू mg। पहले तो ये समझ में आता है क्या? ये 2K लैम्डा बाई D इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q इज द फोर्स अपवर्ड mg। क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये है? SHM कहता है कि पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन का रिलेशन लिखो, फिर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से x ऊपर ले जाओ, x बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर से नेट फोर्स लिखो। अब नेट फोर्स में ऊपर की तरफ हो जाएगा 2K लैम्डा Q बाई D प्लस x, जबकि नीचे वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं रहेगा। तो जो नेट फोर्स रहेगा नई सिचुएशन पे वो रहेगा 2K लैम्डा Q बाई D प्लस x माइनस mg। पहले था यस और नो। तुम्हें प्रोसीजर समझ आता है कि नहीं आता? जब ऐसे पढ़ाएगा तो लिखाया गया होगा ऐसे कैसे ही कि पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो, उसका रिलेशन लिखो, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से x ऊपर ले जाओ या इधर उधर हिलाओ, फिर नेट फोर्स लिखो। मुझे दिस माइनस दिस लिखना चाहिए, दिस माइनस दिस, ऐसे ही लिखना चाहिए। करेक्ट प्रोसीजर यही है, क्योंकि जब मैं ऊपर ले गया, मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि mg ज्यादा है, बट अगर आप और सही प्रोसीजर करना है तो बराबर माइनस के x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब आपने x अगर ऊपर ले गए तो इसका मतलब आपने ऊपर क्या माना? पॉजिटिव, तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव और नीचे वाला, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। आप उल्टा लिखोगे तो माइनस नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सही रहेगा, कोई बुराई वाली बात नहीं, बट कंसेप्चुअली तो ऐसे ही लिखा जाता है। अब अगर हम ध्यान देखें तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 2K लैम्डा Q बाई D इंटू 1 प्लस x बाई D माइनस mg। बोल यस और नो। अरे ध्यान से देखो तो 2K लैम्डा Q बाई D इज mg, 2K लैम्डा Q बाई D इज, ओहो, अगर ये mg है तो लिखा गया mg, अंदर क्या चला गया 1 प्लस x बाई D की पावर माइनस वन। अरे तुम्हें नहीं आया? पक्की बात। 1 प्लस एक्स बाई डी की पावर माइनस वन, यानी कि अपन क्या इसे बाइनोमियली अंदर ले जा सकते हैं? 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? 1 प्लस nx जब x छोटा हो। यहाँ पे x बाई डी छोटा है कि बड़ा? छोटा। स्लाइटली शब्द का प्रयोग बल्कि स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए बात करी जाती है, इसलिए लिखा गया 1 माइनस एक्स बाई डी माइनस वन ने 1 को मार दिया तो माइनस mg x बाई डी। क्या ये माइनस mg बाई डी इज द के इफेक्टिव? इज द के इफेक्टिव। टाइम पीरियड क्या होता है? t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के, k इज mg बाई डी, m ने m को मार दिया, इट इज 2 पाई अंडर रूट d बाई g। It is 2 pi under root d by g। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? 2 pi अंडर रूट d by g। आइए और देखो, उतार लिया क्या? अरे आवाज नहीं उतार लिया क्या? एकदम पक्का? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? बहुत बढ़िया, बस
ये थोड़े वायर के सवाल थे, अभी ऐसा खत्म नहीं हुआ है, रिंग के साथ फिर आएगा। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। फिर से कॉपी पेन बंद कर दो और ध्यान से सुनो। कॉपी पेन बंद कर दो और ध्यान से सुनो और बिना देखे करना फिर प्रूफ। आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि मान लो मैं ऐसा बोलूं कि ये रिंग है, इसमें कुल मिला के चार्ज क्यू है, तो लेमडा कितना हुआ? क्यू बाई 2 पाई आर। पहले तो यह छोड़ दो, ये आपके बहुत कम आवाज आ रही है, ऐसे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। आर, अगर तुम्हारा जोश ठंडा हुआ तो मेरा भी और ठंडा हो जाएगा, फिर मैं अजीब और ढंग से पढ़ाऊंगा। रेडियस कितना? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? कोई बड़ी वाली बात? अच्छा, यहां पे एक्स दूरी पे जीरो की कुछ और, सेंटर पे जीरो है, एक्सिस पे जीरो, वही निकालना है। मान लेते हैं कि हमारी रिंग ऐसे है, ठीक, आर रेडियस की, कितनी? क्यू चार्ज मान लो कि मुझे यहां से एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब मुझे ये तो समझ में आ गया था कि भाई बिना तोड़े काम चलने वाला, कैसे तोड़ू? थीटा पे जाके डी थीटा नहीं, इसमें चुपचाप एक एलिमेंट ले लो, डीएल। इस डीएल में कितना चार्ज है? लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। बोल यस और नो? एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ लिया, बिल्कुल उस पर चार्ज हुआ, डी क्यू से यहाँ बनाया गया, तो वो भी डी क्यू। इस डी क्यू की वजह से पहले मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? किधर होगी? क्या नीचे की तरफ होगी? अच्छा, कितनी होगी ये बताओ? डीई जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा चुपचाप के डी क्यू की वैल्यू के क्यू बाई 2 पाई आर। हाँ ना बोल? के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की अंडर रूट ऑफ, क्या ये अपने आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है? अरे हाँ ना बोल यार, क्या इसका होल स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे? मतलब क्या लिखा जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? कोई बुराई? चलो भाई, बहुत सुंदर। तो डी क्यू और आर इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसे बिल्कुल अल्फा मान लेते हैं। सोचो आप डीएल एलिमेंट चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी? तो डायरेक्शन जोड़ेंगे तोड़ के एक कंपोनेंट इधर आएगा, ध्यान से देखो, वो आएगा डीई कॉस अल्फा। क्या आएगा? और ये क्या आएगा? कोई कंपोनेंट जीरो हो सकता है क्या? कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा? तुम्हें बताओ, मतलब साइन कॉस। अगर ऐसा एलिमेंट नीचे हो तो क्या ऐसे ऊपर आएगा भाई साहब? तो क्या ये वाला कैंसिल आउट? ये वाला, तो ये तो समझ में आ गया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो अलोंग द एक्सिस होगी? कैसे होगी? ध्यान दे, तो पॉजिटिव होगी तो दूर जाते हो, और नेगेटिव होगी तो ये तो क्लैरिटी एकदम। तो भाई साहब जो ई नेट होगा, ये इसकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि अलोंग द एक्सिस। कैसे? और बाकी अपने समझ में आता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और इसका फॉर्मूला जो है वो आया इंटीग्रल डीई कॉस अल्फा। बोल यस और नो? इंटीग्रेशन डीई, कोई बुराई? ओहो, तो इंटीग्रेशन डीई कॉस अल्फा तो लिखा गया के क्यू बाई 2 पाई आर। ध्यान से देखें, डीएल। अच्छा, कॉस अल्फा की वैल्यू? कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अंडर रूट था और पहले से एक था, तो क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यार हाँ ना तो बोल? नहीं आया? नहीं आया इनटू डीएल। अब चूंकि इंटीग्रेशन यहाँ लगाया जाएगा और इंटीग्रेशन के बाहर उनको ले लिया जाएगा, जो कांस्टेंट होंगे और जो वेरिएबल होंगे उन्हें अंदर रख लिया जाएगा। के कांस्टेंट वेरिएबल
क्यू 2 पाई आर एक्स 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 थोड़ी चेंज हो रहा है भाई, डीएल चेंज करो तो एक्स चेंज हो रहा है क्या? तो फिर एक्स हमेशा वेरिएबल हो जरूरी? अरे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए तो एक्स कांस्टेंट है, कान पर गिरू तो इंटीग्रेशन का साइन यहां लग जाना चाहिए चुपचाप। अब डीएल की लिमिट बोल, डीएल की लिमिट बोलो, आवाज नहीं बोल। डीएल की लिमिट जीरो से 2 पाई आर, करेक्ट। जब ये 2 पाई आर आएगा तो 2 पाई आर एक दूसरे को, तो ई नेट का फॉर्मूला क्या आएगा जो रात को 2 बजे भी याद होना, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द एक्सिस। कैसे होगी? और पॉजिटिव होगी तो दूर जाते हुए, और नेगेटिव होगी तो पास आते हुए। बोल यस और नो। मान लो मैं आपसे बात करूं कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इस प्लस क्यू पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, किधर? जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लॉजिकली बोलो लेफ्ट, यहाँ पे राइट। क्या कॉमन सेंस काम करता है? कोई बुराई। और अलोंग द एक्सिस ऑफ फॉर्मूला के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जैसे ही मुझे याद है आपको याद होना, कोई शक वाली बात? उतार अरे उतार लिया क्या? पक्की बात। फॉर्मूला के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब किसी भी दूरी पे आपसे ऐसे सवाल पूछ ले कि 2 कूलम की चल रही है, उसका रेडियस 1 मीटर है, बताओ 3 मीटर दूरी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? क्या आप सब लोग निकाल सकते हो? ऐसे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। क्या बुझा लिया? अच्छा मुझे बताओ, जब x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो x 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अरे सेंटर पे तो 0 ही थी, सेंटर पे तो 0 ही थी। अच्छा जब x इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अनंत पे यहां पर लिमिट पड़ी, लिमिट इफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। लॉजिकली भी सोचो, 4 से अनंत दूरी पे चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? और लिमिट पड़ी है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अरे भाई हाँ ना बोले यार, नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अनंत पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बीच में भी सब जगह 0, बीच में सब जगह 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमा, कहीं ना कहीं मैक्सिमा हो। तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर ई मैक्स के डीई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। अरे यार 21x के लिए मैक्सिमम है, ये समझ आ गया भाई। यहाँ 0 अनंत में 0 तो कहीं तो मैक्सिमा होगा, तो डी बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। लेट्स डिफरेंशिएट दिस रिलेशन। डिफरेंशिएट करने का तरीका, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो और इसको डिफरेंशिएट मत करो, फिर इसको करो और इसको, तुम्हें नहीं आता f(x)(gx) आता है ना? चलो भाई, तो करा क्या? के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर के क्यू एक्स इसका डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लें, टी स्क्वायर टी मान लें, तो टी की पावर -3/2 का डिफरेंशिएशन -3/2
इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। अरे -3/2 -1 होगा ना, नहीं आया। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तुम्हें आता है ना डिफरेंशिएशन, इंटू 2x, 2 ने 2 को मार दिया, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू, ध्यान से देख तो KQ 0 में चला गया। अरे यार देख, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी 0 में चली गई, तो बचा क्या, 1 माइनस 3 तो चला गया, 3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, बस बस बस, अरे हाँ ना बोल यार, इक्वल्स टू 0। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2, मतलब प्लस r/√2 और माइनस r/√2 पे अपने को मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाइज। अरे यार हाँ ना बोल। अब सोच, इसका ग्राफ बनाया जाता है विच इज स्टैंडर्ड हाउ। अगर अपन बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस, और अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अनंत पे कितनी है, मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, कोई बड़ी वाली बात नहीं। तो ग्राफ इस प्रकार, बोलो क्लियर। और नीचे कैसे जाएगा, इधर की तरफ, मैंने उल्टा क्यों बनाया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, नहीं आया, आया नहीं हो। अच्छा ये पीक लोकेशन कहाँ पे, r/√2, और ये वाली भी माइनस r/√2। अगर कोई आपसे Emax भी पूछ ले तो क्या आप निकाल सकते हो, Emax का मतलब क्या, जब x की वैल्यू r/√2, तो E इसकी वैल्यू रख दो वहां पे, तो कितना आया, KQ इंटू r/√2। अरे भाई हाँ ना तो बोल, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 3r स्क्वायर अपॉन 4, नहीं हाँ 2, 3r स्क्वायर अपॉन 2, तो 3√3r स्क्वायर, नहीं r³ अपॉन 2√2। अरे प्राण पखेरु उड़ गए। क्या ग्राफ समझ आया कि नहीं आया। जैसे मुझे याद है, आपको हर चीज इसकी याद होनी चाहिए, कब मैक्सिमम, कब क्या, कैसे, सब ढंग से एकदम तबीयत से। अरे उतार लिया क्या, पक्का जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ना बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। कई बार जेई और जेई मेन पूछ चुका है, फिर पूछ सकता है कहाँ पे मैक्सिमम होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ग्राफ कैसा आने वाला है, ये सब d/dx कैसे निकालते हैं, पूरा प्रोसीजर ढंग से। क्या याद रहेगा, आवाज नहीं आई, पक्की बात, तो ऐसे ऐसे रख लें बिल्कुल। चलो आ जाओ और इस पे चर्चा करते हैं, कैसी चर्चा देख। मान लो मैं आपको बोलूं रिंग पे ही और थोड़ा सा कि आपके पास एक ऐसी रिंग है, ठीक, इट्स आर्क ऑफ रिंग थीटा एंगल का, लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे, निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि हम इसे जनरलाइज कर लेंगे थीटा के टर्म्स में, फिर कोई भी एंगल पता हो तो परेशान होने वाली बात नहीं है। कैसे करा, अल्फा पे जाके, चलो जैसे तुमने करा वैसे करता हूं, अल्फा के जब पे जाके डी अल्फा, इस डी अल्फा पे जो DQ चार्ज होगा तो DQ चार्ज होगा लैम्डा RD अल्फा, यस और नो। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी DE, जो कि इधर से एंगल अल्फा बना रही होगी, DE की वैल्यू होगी K लैम्डा RD अल्फा अपॉन R स्क्वायर, यस और नो। R स्क्वायर मान लेते K लैम्डा बाई RD अल्फा, बोल करेक्ट है क्या एकदम। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस DE को अपने को तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक DE cos अल्फा और एक DE sin अल्फा।
कोई भी जीरो हो ये कोई गारंटी नहीं है। एक ई पैरेलल एक ई हॉरिजॉन्टल और एक ई वर्टिकल। अगर जैसे आपको लिखना हो ई हॉरिजॉन्टल अगर मैं लिखूँ तो इट इज इंटीग्रेशन डी ई कॉस अल्फा यानी कि के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी अल्फा, बोल यस और नो। और ई वर्टिकल इज बेसिकली के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन साइन अल्फा डी अल्फा। मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया। अच्छा अल्फा की लिमिट 0 से थीटा, इसकी लिमिट 0 से थीटा। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू थीटा तो कितना साइन थीटा, तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा। कुछ गड़बड़ नहीं कर दूंगा कैलकुलेशन में मैं। अरे हाँ ना बोले यार। अच्छा साइन अल्फा का इंटीग्रेशन के लैम्डा बाई आर इज माइनस कॉस अल्फा। माइनस कॉस अल्फा का मतलब कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा, से लिख रहा हूं ना 1 माइनस कॉस थीटा। नेट क्या हुआ, इन दोनों का स्क्वायर करके तो ई नेट अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे देखना ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं करूंगे देखना। के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देख तो 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अरे यार 2 प्लस 2 कॉस थीटा तो के लैम्डा बाई है, हाँ तो 2 1 माइनस कॉस थीटा का रूट। अरे सही है क्या? अच्छा व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 बाहर आ गया, तो 2 के लैम्डा बाई आर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि साइन थीटा। अगर डायरेक्ट ऐसे याद रह जाए तो कोई बुराई। अरे भाई हाँ ना बोल। अब हाफ रिंग हो क्वार्टर रिंग हो कैसी भी रिंग हो, मान लो पूरी रिंग है तो क्या थीटा की वैल्यू 2 पाई है, कितनी है तो साइन 2 पाई बाई 2 यानी कि 0। अरे भाई नहीं आया। मैं इसको करने का एक सेकंड मेथड भी बता सकता हूँ, थोड़ा स्मार्ट है गणित वाइज। सुन ले, ऐसे भी कर सकते हो कोई बुराई नहीं, ये वाला भी ठीक ठाक ही है, पर सुन लो कैसे करा जा सकता था, पर मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया। इसको और कैसे कर सकते थे, सुने। मान लो मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाता, देख ये थीटा, ये आवाज नहीं पक्की बात, सोच लो। चलो अब क्या करो कि इससे ऐसे ना गड़बड़ नहीं करूं, वर्टिकल से थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लो। क्लियर? मैंने इस पूरे अल्फा पे जाके डी अल्फा, सॉरी थीटा तो पूरा है ही। अरे हाँ ना बोल। तो इसका डी क्यू कितना हुआ, तो वही हुआ लैम्डा आर डी अल्फा। तो उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वो इधर आई डी ई, क्या वो अभी भी उतनी आई के लैम्डा बाई आर डी अल्फा। अरे कभी तो हाँ ना बोल। सब सही कर रहा हूं मैं, समझ आ रहा है? ये अल्फा तो ये भी, तो सिमेट्री ये ऐसे बोल सकता है कि इस डी के दो कंपोनेंट डी कॉस अल्फा और डी कौन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कौन से साइन अल्फा बचेंगे, सिर्फ कौन, तो ई नेट क्या नीचे बचेगा, नेट किधर बचेगा नीचे, और ई नेट चुपचाप होगा डीई कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन, डीई अब डी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन से के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी अल्फा। अब अल्फा की लिमिट बोल, अल्फा की लिमिट बोल, सब लोग बोलो, माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2।
अबे नहीं आया, बोलो उससे छोटा है कि नहीं है? है ना? बस इसमें थोड़ी सी गणित लगाई गई है।